हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरंभ शिक्षा संस्थान। दोस्तों, इस वाली वीडियो में अपन आज वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर कक्षा 10th का साइंस का निःशुल्क बैच जो है वो चला हुआ है, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रोग्रेस पर था, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके अलावा सबसे पहली जो अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने वो पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया। उसके बारे में अपन बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज अपन दोस्तों जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो जिसका अपन नाम लिख लेते हैं। सेकंड नंबर की हमारे पास में अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसी को अपन कहते हैं अपघटन। वियोजन को ही क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसोसिएशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना दोस्तों, वो एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया में तो क्या होता था, दो क्रिया कारक आपस में क्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, संयोजन का मतलब तो क्या होता है? जुड़ना। और ये जो वियोजन है, क्या? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन या अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्लियर बात? वियोजन या अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब ये जो वियोजन अभिक्रिया होगी, इसमें क्या होगा कि कोई जो क्रियाकारक हैं, एक क्रियाकारक जो होगा वो अपघटित होकर के दो या दो से अधिक क्या बना देंगे? इसमें प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है? एक क्रियाकारक है। ये क्रियाकारक हमारे पास में है ए बी, कोई क्या है? क्रियाकारक है ना। जब ये क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि ए प्लस बन जाएगा बी। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना देते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा? कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर और
अपघटन का मतलब अर्थात टूट कर, दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अपघटनीय या फिर वियोजन, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये जो है संयोजन अभिक्रिया के क्या है, अपोजिट है। अब वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि बंध जो है वो टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसमें अभिकारकों के मध्य बंध क्या करेंगे, टूटेंगे और उत्पाद में क्या बन जाएंगे, नए बंधों का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध, यानी कि जो अभिकारक है उनके बीच में जो बंध बने हुए हैं वो तो क्या हो जाएंगे, टूटते हैं और छोटे अणुओं यानी कि प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, छोटे अणु या जिसे हम कहते हैं उत्पाद, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। किसमें, ये जो हमारी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, उसमें। अब देखिए यहाँ पर ये जो अपन ने लिखा है कि ये अभिकारक टूटेंगे और छोटे अणु का निर्माण करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अभिकारक होगा वो क्या होगा, उसका अणुभार क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि अधिक अणुभार वाले होंगे और इनसे जो ये बनेंगे ये क्या हो जाएंगे, कम अणुभार वाले उत्पाद का निर्माण करेंगे। भाई एक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्या है, ये एक पत्थर है ना। अब इस पत्थर का वजन मान लेते हैं कि ये कितने का है, 2 किलोग्राम का है। जब ये पत्थर टूटेगा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जाहिर सी बात है इसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया में जो क्रियाकारक भाग लेते हैं उसका अणुभार ज़्यादा होता है और बाद में जब ये टूटते हैं तो छोटे आकार के या छोटे अणुभार वाले किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण कर देते हैं। तो अपन इसको भी लिख लेते हैं कि यहाँ अभिकारक अधिक अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो अपघटित या वियोजित होकर एक ही बात है, अपघटन या वियोजन एक ही बात है, अपघटित या वियोजित होकर कम अणुभार वाले छोटे अणुओं का
क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे देखना, अभी अपन ने लिखा था कि ए बी हमारे पास में क्या है, कोई ये एक क्रिया कारक है, ठीक है। जब ये क्या होगा, टूटेगा तो बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बन जाएगा, यानी कि ये टूट गया और क्या बन गया, उत्पाद में परिवर्तित हो गया ए प्लस बी में, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे कि अब भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा अणुभार वाला, अणुभार का मतलब है अणु का भार, अणु का वजन, है ना। तो ये अधिक अणुभार वाला कोई क्या है, कोई परमाणु है या कोई अणु है। तो जब इसको अपन तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। भाई ऐसे थोड़ी टूट जाएगा, अपने आप तो नहीं टूटेगा ये। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा जो है वो या तो हो सकती है ऊष्मा के रूप में, या वो ऊर्जा हो सकती है किसके रूप में, प्रकाश के रूप में, या फिर वो ऊर्जा हो सकती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। भाई ऊर्जा जो होती है ना, उसके बहुत से प्रकार होते हैं। जैसे ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और विद्युत भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है। तो इस टाइप से जो ये वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा लगती है यहाँ पर। तो वो ऊर्जा किस रूप में हो सकती है, या तो वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है, या वो प्रकाश के रूप में हो सकती है, या वो विद्युत के रूप में हो सकती है। तो अलग अलग जो ये ऊर्जा के प्रकार है ना, उसी के आधार पर ये जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है ना, उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। यानी कि जिस जगह पर जिस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से उसको अपन वियोजन अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई अभिकारक है, उसको तोड़ने के लिए अगर ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तो अपन बोलते हैं क्या, ऊष्मीय अपघटन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। भाई जिसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऊष्मीय अपघटन, है ना। अब जिसमें या जिस अभिक्रिया में या जिस वियोजन अभिक्रिया में किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलेंगे उसको, प्रकाशिक अपघटन। और इसी तरीके से जिस वियोजन अभिक्रिया में किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा काम में ली जाती है, उसको बोलते हैं अपन विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, या उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इसको ये जो तीन अभिक्रियाएं हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको तोड़ने के लिए जो क्रिया कारक है, उनको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। भाई कोई भी पदार्थ है तो वो अपने आप थोड़ी टूटेगा, उसके तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा ऊष्मा हो सकती है, वो प्रकाश हो सकता है, वो विद्युत हो सकती है। तो इसी के जैसे नाम क्या पड़ गया, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशिक अपघटन और विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे अपन कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में
वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी ऊष्मा, इसके अलावा प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इस आधार पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। इस आधार पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। अब वो निम्न प्रकार मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सी, ऊष्मीय अभिक्रिया और प्रकाशिक अपघटन और विद्युत अपघटन, मतलब ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशिक अपघटन और विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर अपन ए नंबर डालकर लिखेंगे सबसे पहले ऊष्मीय अपघटन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन? ऊष्मीय अपघटन, यानी कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं को तोड़ने के लिए अपन क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। तो लिखेंगे इसमें इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ठीक है भाई, टूट जाता है। जैसे करके अपन लिखेंगे अब इसके उदाहरण। ठीक है। और सबसे पहला जो उदाहरण है इसका वो है हमारे पास में जो फेरस सल्फेट है। कौन सा? फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है FeSO4। फेरस सल्फेट को गर्म करना मतलब ऊष्मा देना। गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का बनना। अब देखिए फेरस सल्फेट को अपन क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं और बनेगा क्या? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है? FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट। इसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यहाँ पर लिख दें अपन गर्म करने पर। और गर्म करने का मतलब क्या होता है? यानी कि इसको ऊष्मा देंगे, या तो गर्म करेंगे
या फिर क्या देंगे, इसमें ऊष्मा देंगे, है ना। गर्म करना या ऊष्मा देना एक ही बात है भाई। गर्म करने का मतलब ही क्या होता है, ऊष्मा देना होता है। तो बनेगा क्या, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में। फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसके अलावा एक बनेगा हमारे SO2 गैस, है ना, और एक और बनेगी हमारे SO3 गैस। ये बन गया, ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया ये, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया भैया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। और ये क्या था हमारे पास में, फेरस सल्फेट। ठीक है। फेरस सल्फेट को जैसे ही अपन ने क्या किया, गर्म किया, तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब रह गई बात क्या, इसको संतुलित करने की। यहाँ पर फेरस कितने हैं, 2 हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो फेरस कितने हो गए, 2। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर है 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर इधर प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं, और इधर कितने हैं, 1 चौक 4, 2 चौक 8, संतुलित है। अब देखिए, अब किसकी बात आएगी, सल्फर। सल्फर यहाँ पर 1 और 1 2, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं, ये 2। ठीक है। तो यह अभिक्रिया कैसे होगी, संतुलित हो गई है। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन क्या कहते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ लिया, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह अपघटित होकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 बनाता है। CO2 बनाता है। यानी कि जैसे ही हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, उसको इस टेम्परेचर पर 473 केल्विन तापमान पर जब अपन उसको गर्म करेंगे, तब ये किस में बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस जो है वहाँ से मुक्त हो जाएगी। तो इसकी अपन समीकरण बनाते हैं। सबसे पहली बात तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये किस फॉर्म में होता है भाई, चूना पत्थर है, पत्थर का मतलब ठोस होगा। ये क्या है, चूना पत्थर, जिसे अपन रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो जब अपन ने इसको क्या किया, गर्म किया, गर्म करने का मतलब अपन ने क्या दी, यहाँ पर ऊष्मा दी, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO। ये भी किस रूप में बनेगा, सॉलिड रूप में, और कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। अब ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना मुझे कि कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने बता दिया भैया, पहले पिछले वाले लेक्चर्स में इसका नाम मैंने बता दिया है
जैसे इसका चुनाव पत्थर कहते हैं ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अब देखिए ये जो बना CaO, इस CaO का यूज़ अपन करते हैं सीमेंट बनाने में। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट निर्माण में, किसमें, सीमेंट निर्माण में किया जाता है, सीमेंट निर्माण में किया जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है भैया सीमेंट बनाने में। कहाँ पर किया जाता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, नंबर 3, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी लेड का मतलब होता है शीशा, और शीशे का जो नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का बनना। ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड का सूत्र होता है हमारे पास में Pb, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। तो जब इसका सूत्र बनाएंगे तो बन जाएगा PbNO3 होल का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2, नाइट्रेट के कितने अणु हैं, 2, तो ये बन गया, ये ठोस फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे। अब यहाँ पर गर्म की जगह ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है तापन, तापन का मतलब भी गर्म करना, और यहाँ पर उष्मा लिखा आ जाए तब भी उसको गर्म करना, और हिंदी में भी लिखा जाए गर्म करने पर तब भी उसका मतलब गर्म करना ही होता है। तो बनेगा क्या, यह है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल का ट्वाइस, इसको अपन क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का मतलब PbO बन जाएगा। ये किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। और क्या बन जाएगा, NO2, क्या बन जाएगी, NO2 गैस बन जाएगी। भूरे रंग का धुआं निकलता है जब इसको गर्म करते हैं। ये जो NO2 गैस है, इसका भूरे रंग का धुआं बन जाता है और बन जाती है O2 गैस। कौन सी गैस, O2 गैस यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अब क्या बात रह गई, इसको बैलेंस करना। अब बैलेंस कैसे करेंगे कि सर यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 2 हैं, NO3 का ट्वाइस है मतलब 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, केवल 1 ही है ना। और अपन और क्या देखें कि इधर देख लो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 1 तिया 3 2 तिया 6, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो रहे हैं, है ना। अब देखिए कैसे करें, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी एक संख्या को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर 2 लगा दूँ तो Pb कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ पर भी मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 Pb। अब नाइट्रोजन देखना कितने हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं, पहले 2 तो ये रहे और 2 से गुणा और हो रहा है, तो 1 2 2 2 2 4 नाइट्रोजन हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपन 4 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब बैलेंस कर लो, 2 Pb, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4। अब किसकी बात है, ऑक्सीजन की। इधर देखो भैया ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, और ये 1 2 2 4 2 8 8 और 2 कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन तो यहाँ पर हैं, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर अभी हैं। यहाँ पर कितने हैं भैया देख लो, 1 तिया 3 2 तिया 6 ऑक्सीजन ये रहे, और 6 को 2 से गुणा किया जा रहा है, तो कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन हो चुके हैं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया आपकी क्या है, बैलेंस है। ठीक है,
तो ये कौन सा अपघटन हो गया, ये हमारे पास में हो गया भैया कौन सा अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, कौन सा अपघटन हो गया, ये ऊष्मीय अपघटन है ना। अब अपन इसका जो बी वाला पार्ट है यानी कि दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन, प्रकाशिक या वैद्युत अपघटन। कौन सा लें, ऐसा करते हैं वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन अपन ले लेते हैं अब। ठीक है, कौन सा अपघटन ले लेते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन को अपन ले लेते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के अणु को तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा की, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं अपन। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपघटित हो जाता है। अब भैया विद्युत जो होती है वो कैसे प्रवाहित करेंगे, उसको द्रव अवस्था में होना चाहिए। मतलब जो क्रियाकारक होगा ना हमारे पास में, वो किस फॉर्म में होगा, वो द्रव अवस्था में होगा। द्रव का मतलब जैसे मान लीजिए एक जग लो और उस जग में कोई पदार्थ घोल लो और उस जग के अंदर क्या लगा दो आप, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तो उसको अपन कहेंगे विद्युत अपघटन। और जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो अपन ने कोई यौगिक जो लिया है उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, वो उसके अणुओं में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके अणुओं में टूट जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं, इस तरीके से अपन किस किस का जो है अपघटन करवा सकते हैं। तो नंबर 1 पर अपन लिखेंगे जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का बनना। देखिए ये हमारे पास में है H2O, ठीक है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही अपन ने इस जल में क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर यहाँ पे अपन ने प्रवाहित कर दी तो क्या बन जाएगी, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर दीजिए आप। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैद्युत अपघटन जो है अपन कैसे कराते हैं इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विद्युत अपघटन जब करवाया जाता है ना, तो मान लीजिए हमारे पास में
ये अपन ने क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया, है ना, ये एक पात्र ले लिया। अब इस पात्र में अपन ने क्या भर दिया, जल भर दिया। जल का मतलब H2O भर दिया, है ना, H2O भर दिया। अब इस पात्र में अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर तो लगा देंगे अपन एनोड, और यहाँ पर लगा देंगे अपन कैथोड। एनोड और कैथोड का मतलब हो गया, इधर अपन देखिए तार मैंने ले लिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं जो है एक सेल लगा देता हूँ। ये मैंने सेल या एक बैटरी यहाँ पर क्या कर दी, लगा दी। ये मैंने यहाँ पर एक डॉट का मतलब कुंजी लगा दी, है ना, कुंजी लगा दी। अब देखिए यहाँ से विद्युत धारा जो जाएगी वो, ये इसका कौन सा हिस्सा है, माइनस, और ये इसका है प्लस। तो विद्युत धारा हमारे पास में जाएगी भैया प्लस से माइनस की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया इसका पॉजिटिव हिस्सा, और ये इसका हो गया नेगेटिव हिस्सा। यानी कि जो नेगेटिव हिस्सा है इसको बोलेंगे अपन कैथोड, और ये जो इसका पॉजिटिव हिस्सा है उसको बोलेंगे अपन एनोड। तो जब इस पात्र में एनोड और कैथोड लगा दिया जाता है ना, और जैसे ही अपन ने ये कुंजी या बटन इसका चालू किया तो क्या हो जाएगा, इस जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा, और क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक तो हाइड्रोजन गैस, और एक बन जाएगी हमारे पास में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस होती है वो तो कहाँ पर जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो तो जाएगी कहाँ पर, इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी, ये यहाँ पर। और जो ऑक्सीजन गैस है वो चल जाएगी कहाँ पर, एनोड पर। क्यों चल जाएगी भाई, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर ही क्यों जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर प्लस आवेश होता है। हाइड्रोजन कैसी होती है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कैसी होती है, नेगेटिव। इसलिए अपने आप को ये क्या करेगी, उदासीन करेगी। भाई अगर इसके ऊपर माइनस आवेश है तो ये कहाँ पर जाएगा, प्लस की तरफ, और प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि उदासीन बन जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन तो जाएगी एनोड पर, और हाइड्रोजन किस पे जाएगी, कैथोड पर, ठीक है। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसी को अपन लिख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन कि विद्युत अपघटन में एनोड व कैथोड पर, एनोड और कैथोड पर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस जाएगी, O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस, तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है भाई। कौन सी गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस जो है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल में अपन क्या लिखेंगे, NaCl का विद्युत अपघटन। यह भी विद्युत अपघटन ही है। अब किसका कराएंगे अपन,
NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर सोडियम प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे NaCl ये किस में घुला हुआ है, पानी में। क्या कर देंगे अपन 2Na एक्वस और क्या निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, है ना। अब क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस, तो ये तो कहाँ पर जाएगी, एनोड पर, और सोडियम पे होता है पॉजिटिव, तो ये कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल जाते हैं ये। ठीक है, अब देखिए विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर यौगिकों के आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। और ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड पर आकर जम जाते हैं। विपरीत इलेक्ट्रोड पर आकर जम जाते हैं। अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं अपन। जैसे ही अपन ने इसको मिलाया ना, तो यहाँ पर इस तरीके के आयन बन जाएंगे। ये बन जाएगा, देखो इसको मैं ऐसा बता देता हूँ, H+, O-, H+, O-, ऐसे क्या बन जाएंगे, इसके आयन बन जाएंगे। अब ये जो H+ हैं ये तो जाएंगे किसके ऊपर, कैथोड पर, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये किसके ऊपर जाएंगे, नेगेटिव पर, और उदासीन हो जाएंगे। अब ये जो नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये जो इसके आयन हैं किसके, ऑक्सीजन के, ये कहाँ पर जाएंगे, एनोड के ऊपर जाकर यहाँ पर जम जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये होता है हमारे पास में विद्युत अपघटन, यानी कि ऐसा अपघटन जिसमें अपघटन कराने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास में तीसरा और अंतिम प्रकार जो बचा, वो बचा प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन कौन सा बचा, प्रकाशिक अपघटन। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रकाशिक अपघटन का मतलब यहाँ पर हमें सूर्य का प्रकाश जो है वो काम आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में यौगिक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको प्रकाशिक अपघटन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रकाशिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। चूंकि इन
चूंकि इन अभिक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति के कारण यौगिक का अपघटन ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण यौगिक का अपघटन होता है। इसलिए इन्हें प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl का प्रकाशीय अपघटन ये देखिए आप, AgCl, यहाँ पर अपन को क्या चाहिए भाई? सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2Ag सॉलिड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड, प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है AgBr का प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही है। AgBr वही लिख देना ऊपर का जैसा ही, क्या बन जाएगा? 2Ag प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये हो गई अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, अपन ने बात करी थी कि ये जो वियोजन अभिक्रिया या जो अपघटन अभिक्रिया है, इसको संपन्न कराने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं अपन? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। और अपन ने जो पहले वाली अभिक्रिया पढ़ी थी, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, वहाँ पर ऊर्जा निकल रही थी। तो वो अपन ने पढ़ी थी कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो तो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर तो ऊर्जा निकल रही थी। जबकि ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, इसमें अपन को ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अपन यहाँ पर एक नोट डाल करके लिखेंगे, अपन 10 रुपये का डाल लेना। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या करेंगे अपन? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित
होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब जैसे वियोजन अभिक्रिया, जितनी भी ये वियोजन अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है वो सारी की सारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और कोई अन्य अभिक्रिया जो आपके सिलेबस में दे रखी होगी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को साझा करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।